नमस्कार। एमए हिंदी से संबंधित इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम एमए के पाठ्यक्रम 6 यानी कि हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास से संबंधित एक वीडियो कार्यक्रम में चर्चा करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक आदर्शों की। आप जानते हैं कि भारतेंदु युग के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण काल खंड है साहित्य का वो है द्विवेदी युग। यह द्विवेदी युग जिसकी शुरुआत सन 1900 से 1920 के अंत तक मानी जाती है, वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस अवधि के दौरान हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका सरस्वती का संपादन किया था। सरस्वती का प्रकाशन सन 1900 में आरंभ हुआ और 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। 1903 में वो संपादक बनाए गए थे। शुरू के 3 साल दूसरे साहित्यकार संपादक रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी लगभग 17 साल तक इसके संपादक रहे। बीच में कुछ छोटी सी अवधि ऐसी भी थी जब वो संपादक नहीं रहे, लेकिन 1920 तक रहे। सरस्वती ने बहुत दूर तक उस युग के साहित्य को प्रभावित किया। सरस्वती के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लेखकों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि उन्हें किस तरह का साहित्य लिखना चाहिए। उनकी भाषा को संस्कारित करने का, उसको परिष्कृत करने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने उनको ये बताया कि उन्हें किन किन विषयों पर लिखना चाहिए, किस तरह का लिखना चाहिए और उनके लिखने के उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो भारतेंदु द्विवेदी जी के ये जो साहित्यिक आदर्श हैं, इन साहित्यिक आदर्श जिसने कि पूरे एक युग को प्रभावित किया था, उन साहित्यिक आदर्शों की हम चर्चा करेंगे। खुद भारतेंदु ने कविताएं भी लिखी है, निबंध लिखे हैं, लेख लिखे हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम बहुत विस्तार से नहीं करेंगे क्योंकि हमारा विषय जो है वो बहुत सीमित है, वो उनके साहित्यिक आदर्शों पर है। भारतेंदु का द्विवेदी जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है साहित्य की महत्ता। साहित्य की महत्ता यानी साहित्य का महत्व। और इस साहित्य के महत्व नामक इस लेख में उन्होंने साहित्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर उन्होंने विचार किया है। लेख बहुत लंबा नहीं है और उनकी जो लेखन की शैली है कि वो कोई भी बात 2 तरीके से कहते थे, यानी कि एक तो सूत्र रूप में वो कहते थे और उसके बाद में उसकी जो है व्याख्या करते थे। समास शैली और व्यास शैली दोनों हमें उनके निबंधों में देखने को मिलती है। तो उन्होंने सबसे पहले साहित्य की परिभाषा इस निबंध में दी थी द्विवेदी जी ने, और कहा था कि ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। ये ज्ञान राशि का संचित कोश यानी कि साहित्य जो है वो एक ऐसा लेखन है जिसमें ज्ञान राशि भरी हुई होती है। ज्ञान राशि मतलब ज्ञान की बातें। अगर ध्यान दें तो ये जो साहित्य की परिभाषा है, ये परिभाषा वास्तव में बहुत व्यापक है। ये जिसे हम रचनात्मक साहित्य कहते हैं, उस रचनात्मक साहित्य के साथ साथ ज्ञानवर्धक साहित्य, जो ज्ञानात्मक साहित्य है, उसको भी इस परिभाषा के अंतर्गत एक तरह से शामिल कर लिया गया है। तो ये ज्ञान राशि का संचित कोश जब वो कह रहे हैं तो एक तरह से ज्ञानानुशासन यानी कि जो अलग अलग विषय हैं, जैसे इतिहास है, सामाजिक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, विज्ञान है, ये विषय है और इन पर अगर कोई लेखन होता है तो वो भी ज्ञान राशि का संचित कोश माना जा सकता है। तो इस तरह से देखें तो साहित्य की जो परिभाषा वो दे रहे हैं, वो साहित्य की परिभाषा दरअसल रचनात्मक साहित्य, जिसे हम कहानी के रूप में, कविता के रूप में, उपन्यास के रूप में, निबंधों के रूप में पढ़ते हैं, वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि वो बहुत विस्तृत है और उसमें सब तरह का साहित्य शामिल है। तो
इस रूप में ज्ञान राशि जब वो कहते हैं तो दरअसल उनके सामने शायद ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि वो रचनात्मक साहित्य की बात कर रहे हैं या हर तरह के उस ज्ञानात्मक साहित्य की बात कर रहे हैं जो साहित्य रचनात्मक साहित्य से के बाहर भी लिखा जा रहा था। दूसरी बात जो उन्होंने कही उससे भी ये प्रमाणित होता है कि वो केवल रचनात्मक साहित्य की बात नहीं कह रहे हैं। इसी निबंध में वो लिखते हैं कि साहित्य के मनुष्य के धार्मिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उनके ऐतिहासिक घटना चक्रों और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब देखने को यदि कहीं मिल सकता है तो उसके ग्रंथ साहित्य में ही मिल सकता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि उन्होंने जाति विशेष के उत्कर्ष अपकर्ष का, जाति विशेष का मतलब है कौम, नेशनलिटी, ठीक है, तो जाति विशेष के उत्कर्ष अपकर्ष का, यहाँ जाति का मतलब कास्ट से नहीं ले रहे हैं, यहाँ जाति का मतलब है एक तरह से पूरा समुदाय, पूरा देश हो सकता है, पूरा समाज हो सकता है। तो उसके उत्कर्ष और अपकर्ष मतलब वो कैसे ऊपर उठे, कैसे उनके अंदर गिरावट आई, उसको अगर जानना है, उसके अच्छे बुरे भावों को जानना है, उसके धार्मिक विचारों को जानना है, उसके सामाजिक संगठन को जानना है, तो ये सब चीज़ें हम साहित्य के माध्यम से जान सकते हैं। अब आप यहाँ पर भी देखें कि उनकी परिभाषा है वो व्यापक है, वो रचनात्मक साहित्य तक जुड़ी हुई नहीं है और उसमें दूसरी तरह का साहित्य भी हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन आगे कुछ बातें ऐसी भी कहते हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो रचनात्मक साहित्य की बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे शरीर का खाद्य भोजनीय पदार्थ है और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य, यानी कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, इसी तरह से मस्तिष्क को भी जीवित रहने के लिए जो है वो साहित्य की ज़रूरत होती है। अगर साहित्य हमें पढ़ने को नहीं मिलता, हम साहित्य से जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमारा मस्तिष्क जो है वो भी विकसित नहीं होगा। इसी तरह से एक और बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि अगर किसी देश की सामाजिक अवस्था को जानना हो कि वह देश कैसा, उसकी देश की सामाजिक अवस्था कैसी है, तो वह उसके साहित्य के माध्यम से जाना जा सकता है। तो इस बात को उन्होंने थोड़ा भिन्न ढंग से कहा है कि साहित्य जो है जैसी सामाजिक अवस्था होती है, साहित्य भी वैसा ही होता है। मेरा अपना विचार यह है कि उनकी ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखें तो सामाजिक अवस्था का जो प्रतिबिंब साहित्य में होता है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि साहित्य की वास्तविक दशा को दिखाता हो। जैसे जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के आरंभिक 4 दशकों में, तो उस समय हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लेखक कलाकार हुए, बुद्धिजीवी हुए। हम गुलाम थे, यानी कि हमारी जो सामाजिक अवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, हिंदी में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, इस तरह से और दूसरी भाषाओं में भी बड़े बड़े लेखक हुए। इसी तरह से महात्मा गांधी जैसे महापुरुष हुए, अंबेडकर हुए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी सामाजिक अवस्था का प्रतिबिंब हमारे साहित्य हमेशा उसी रूप में नहीं करता है, बल्कि उससे भिन्न रूप में भी करता है। अगर हमारी दशा खराब है तो हो सकता है उस अधोगति की दशा से प्रेरित होकर साहित्य उत्कृष्ट कोटि का लिखा जाए। जो भोजन और का उन्होंने उदाहरण दिया है कि शरीर के लिए जैसे भोजन जरूरी है, उसी तरह से मस्तिष्क के लिए साहित्य जरूरी है। उसमें वो एक बात और जोड़ते हैं और वो ये कहते हैं कि जैसे अगर हम विकृत भोजन करेंगे तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। विकृत भोजन का मतलब है सड़ा हुआ भोजन, ऐसा भोजन जो कि शरीर के लिए लाभप्रद नहीं है। तो अगर उस तरह का भोजन हम करते हैं तो उससे हमारा शरीर रुग्ण हो जाएगा, हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, हम अस्वस्थ हो जाएंगे। उसी तरह से अगर विकृत साहित्य हमारे को हम पढ़ते हैं, विकृत साहित्य को हम ग्रहण करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क जो है
वो भी विकारग्रस्त हो जाएगा। यहाँ ध्यान दें कि इसका मतलब हुआ कि वो साहित्य दो तरह का मानते हैं। एक वह साहित्य जो हमें स्वस्थ रखे, हमें सही दिशा दे, हमें आगे बढ़ाए, हमें नैतिक बनाए, और दूसरी तरह का साहित्य वह है जो हमें एक तरह से कहना चाहिए कि हमें विकारग्रस्त कर दे, हमें बुराइयों की ओर ले जाए, हमें जो है कहना चाहिए कि हमारे अंदर बुरे भावनाएं और बुरे विचार और बुरे मूल्य समाहित करे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य में साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ज्ञान राशि जो है उनके लिए, साहित्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसमें उनके अनुसार साहित्य जो है उसमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब है नॉलेज, लेकिन यहाँ ज्ञान शायद उनकी परिभाषा के अनुसार वो बहुत व्यापक है। वो सब तरह के जीवन मूल्य, उत्कृष्ट जीवन मूल्य है, वो भी ज्ञान ही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि साहित्य की उनकी परिभाषा जो है वो साहित्य की परिभाषा एक तरह से इस चीज़ से जुड़ी हुई है कि साहित्य मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। साहित्य मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने में योगदान करती है। अगर उत्कृष्ट साहित्य होगा तो मनुष्य की प्रवृत्तियां भी उत्कृष्टता की तरफ जाएगी, और अगर साहित्य निकृष्ट होगा तो मनुष्य की प्रवृत्तियां भी नीचे की तरफ जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा इस दृष्टि से कह सकते हैं। आप देखेंगे कि साहित्य की परिभाषा कई ढंग से की गई है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है, और समाज का दर्पण का मतलब है कि जैसा समाज होगा साहित्य में उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस परिभाषा को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उनकी जो परिभाषा है उस परिभाषा में कहीं ना कहीं ये साहित्य समाज का दर्पण है वो भाव भी शामिल है, क्योंकि वो साहित्य को समाज से जोड़कर देखते हैं। यह आधुनिक परिभाषा है, आधुनिकता से उत्पन्न परिभाषा है। ये आप देखेंगे कि उस तरह की परिभाषा नहीं है, या साहित्य को उस ढंग से नहीं समझा गया है जो कि मध्य युग में समझा गया था। मध्य युग में मनुष्य जो है वो जीवन के केंद्र में नहीं था, साहित्य के केंद्र में नहीं था, ईश्वर था साहित्य के केंद्र में। और अगर कोई दूसरी चीज़ थी तो वो मनोरंजन था। जो राजा महाराजाओं के मनोरंजन के लिए जो साहित्य लिखा जा रहा था उस तरह का साहित्य था। तो एक तरफ राजाओं का गुणगान करने वाला, उनकी वीरता का गुणगान करने वाला साहित्य था, जिसे वीरगाथात्मक साहित्य कहते हैं, और ये दुनिया भर में लिखा जाता था मध्य युग में। इसी तरह से उनके मनोरंजन के लिए श्रृंगारपरक रचनाएं होती थी, जैसे कि हमारे यहाँ भी रीतिकाल में मुख्य रूप से हुआ, और भी परंपरा थी, पुरानी परंपरा है ये श्रृंगारपरक रचनाएं करने की, या फिर ईश्वर की आराधना वाला या ईश्वर के गुणगान करने वाला, उनके विभिन्न रूपों का गुणगान करने वाला, जैसे कि हमारे यहाँ पर भक्ति काल में काव्य लिखा गया। लेकिन अब आदर्श आधुनिक युग में आकर साहित्य का आदर्श जो है वो बदल गया था। अब मनुष्य जो है और मनुष्य का समाज ये साहित्य के केंद्र में आ गए थे, और इसी कारण से आप देखेंगे कि जब वो साहित्य को परिभाषित कर रहे हैं तो समाज के साथ साहित्य के संबंध को परिभाषित करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से समाज की अवस्था के साथ साहित्य जुड़ा होता है। यह मध्य युग में इस तरह की चेतना नहीं थी, लेकिन आधुनिक युग में इस तरह की चेतना है, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समाज के साथ साहित्य को जोड़कर देखना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक तरह से साहित्य को परिभाषित करते हुए, क्योंकि आप देखेंगे कि हिंदी में साहित्य को परिभाषित करने का पहला महत्वपूर्ण काम जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही किया था। इसके बाद वो आते हैं साहित्य की शक्ति पर, कि साहित्य क्या कर सकता है। उनका मानना है, जैसा कि उन्होंने लिखा है, कि साहित्य में इतनी शक्ति छिपी होती है जो कि तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। यानी कि उनका मानना है कि साहित्य जो है वो ज़्यादा गहरा असर डालता है। किस रूप में देखें आप, कि ये जो हथियार जिनकी चर्चा उन्होंने की है, तोप, तलवार, बम वगैरह,
ये तो मनुष्य को ख़त्म कर देते हैं और हत्या करते हैं। एक तरह से इनके द्वारा आप शारीरिक रूप से उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो साहित्य है वो साहित्य थोड़े समय के लिए प्रभावित नहीं करता है, वो लंबे समय तक प्रभावित करता है। अगर आप ध्यान दें तो किस समय आज से सैकड़ों सालों पहले लिखा गया साहित्य आज भी पढ़ा जाता है। कबीर को हम पढ़ते हैं, तुलसीदास को हम पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, भवभूति पढ़ते हैं, कालिदास पढ़ते हैं। इसी तरह से पश्चिम के भी बड़े बड़े लेखकों को, होमर को पढ़ते हैं, शेक्सपियर को पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि साहित्य जो है हमेशा सैकड़ों सालों तक जीवित रहता है। लोग उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं, उससे आनंद प्राप्त करते हैं। तो साहित्य इस रूप में ज़्यादा दूर तक प्रभावित करता है। हम इसकी चर्चा और आगे थोड़ा विस्तार से करेंगे। अब तीसरी बात जिस पर वो आते हैं वो है कि साहित्य की भाषा क्या हो, यानी कि हमें किस भाषा में साहित्य लिखना चाहिए। जैसे हम भारत के लोग हैं, आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, मराठी है, बंगला है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, 22-23 तरह की प्रमुख भाषाएं हैं। और इन भाषाओं में हमें किस भाषा में साहित्य लिखना चाहिए। जैसे अंग्रेजी सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है शिक्षित लोगों में, तो क्या हमें अंग्रेजी में लिखना चाहिए, क्या हमें हिंदी में लिखना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि हिंदी सभी की मातृभाषा नहीं है। तो उनका कहना है कि हमेशा साहित्य अपनी भाषा में लिखना चाहिए, स्वभाषा में लिखना चाहिए। और स्वभाषा में जो लिखा हुआ साहित्य होता है वही हमारी उन्नति का साधन बनता है। विदेशी भाषा में हम चाहे जितने प्रवीण हो जाएं, उसमें कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन अंततः साहित्य की रचना जो है हमें अपनी भाषा में करनी चाहिए और इसी से हमारी उन्नति है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा वो उन्होंने लिखा है कि हमें दूसरों की भाषाओं का या दूसरी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि जितनी ज़्यादा भाषाएं हम सीख सकते हैं वो हमें सीखनी चाहिए। ज्ञान कहीं भी हो, किसी भी भाषा में हो, किसी भी साहित्य की में हो, हमें उसे प्राप्त करना चाहिए। आप देखेंगे कि साहित्य का संसार ही एक ऐसा संसार है जहाँ पर देश का, समाज का, समय का कोई अवरोध नहीं होता। हम आज यहाँ है लेकिन हम शेक्सपियर का आनंद ले सकते हैं, हम होमर का आनंद ले सकते हैं, हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पढ़ सकते हैं, हम विक्टर ह्यूगो को पढ़ सकते हैं। हमारे लिए समय और स्थान का कोई बाधा नहीं है। हम हिंदी भाषी हैं लेकिन हम मिर्ज़ा गालिब भी पढ़ते हैं, फैज़ अहमद फैज़ भी पढ़ते हैं, रविंद्रनाथ को भी पढ़ते हैं, शरतचंद्र को भी पढ़ते हैं और कुमार आशान को भी पढ़ते हैं। तो साहित्य में किसी तरह की दीवार नहीं होती और यही बात वो कहना चाहते हैं कि हम साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, हम अपने साहित्य में रचना करें। रचना करने का जब तक सवाल आए तब तक हमें साहित्य अपनी भाषा में ही रचना चाहिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ पर स्वभाषा में लिखना सबसे महत्वपूर्ण है। दो चीज़ें स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि हमें दूसरी भाषाएं भी सीखनी चाहिए, दूसरी भाषाओं में जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमें ग्रहण करना चाहिए, लेकिन हमें खुद अपनी भाषा में लिखना चाहिए, अपनी भाषा को समृद्ध करना चाहिए। न केवल रचनात्मक साहित्य, बल्कि उनका मानना है कि ज्ञान विज्ञान, धर्म, राजनीति, इनके बारे में भी अगर हम कुछ लिखें तो अपनी भाषा में लिखें। लेकिन अपनी भाषा का भी जो आदर्श है वो उनका लोक भाषा का आदर्श है, यानी कि ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो जन साधारण समझ सके, जिसे आसानी से, और जिसे समझने में किसी तरह की कठिनाई ना हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर हम इनके साहित्यिक आदर्श को ध्यान दें भाषा के संदर्भ में भी, तो जो दुविधा भारतेंदु युग में थी वो द्विवेदी युग में आते आते एक तरह से समाप्त हो जाती है। भाषा के बारे में बहुत स्पष्टता है, साहित्य के बारे में बहुत ही स्पष्टता है। दो चीज़ों से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। भारतेंदु युग के अंदर
जो परंपरागत मध्ययुगीन जो काव्य के विषय थे उससे एक तरह से द्वितीय युग में पूरी तरह से मुक्ति पा ली गई थी और समसामयिक विषयों पर, अपने समय और समाज से जुड़े हुए विषयों पर साहित्य लिखा जा रहा था, चाहे वो गद्य हो चाहे पद्य हो। दूसरी चीज़ जो है वो यह कि भाषा को लेकर भी जो दुविधा थी कि कविता के लिए अलग भाषा और गद्य के लिए अलग भाषा, वो दुविधा भी समाप्त हो गई थी। अब सिर्फ खड़ी बोली हिंदी में लिखा जा रहा था और अब उसके साथ में खड़ी बोली शब्द लगाने की भी आवश्यकता समाप्त हो गई थी। अब उसे हिंदी के तौर पर ही जाना जाता था और हिंदी में साहित्य लिखा जा रहा था। हिंदी का मतलब है खड़ी बोली हिंदी। तो अब हम खड़ी बोली प्रयोग नहीं करते, हिंदी के लिए हिंदी शब्द का ही प्रयोग करते हैं। वास्तव में द्विवेदी जी का जो दृष्टिकोण है साहित्य के बारे में वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, यानी कि वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि साहित्य के द्वारा क्या काम लिया जा सकता है, वह हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी हो सकती है, हमें नैतिक बना सकती है, हमें हमारे समाज को ऊपर उठाने में सहयोग कर सकती है, हमें एक बेहतर मनुष्य बना सकती है। तो उपयोगितावादी दृष्टि थी और इसी दृष्टि से वो देखते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनोरंजन को गलत मानते थे, वो मनोरंजन और उपदेशात्मकता वो साहित्य के लिए ज़रूरी मानते थे। कविता के बारे में जो उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने कहा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। उपदेशात्मक का मतलब ये है कि जो दूसरों को ज्ञान दे, और आप देखेंगे कि साहित्य की परिभाषा करते हुए भी वो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, इस पर जोर देते हैं। तो उपदेशात्मकता जो है कि लोगों को सही रास्ता दिखाए उसको, लेकिन जब वो इस बात को कहते हैं, मनोरंजन की भी बात करते हैं, तब वो मनोरंजन मध्ययुगीन नहीं होता, वो आधुनिक युग के मनोरंजन की बात करते हैं। और निश्चित रूप से ये मनोरंजन की परिभाषा उस अर्थ में संकीर्ण परिभाषा नहीं है जो संकीर्ण परिभाषा हमें मध्य युग में दिखाई देती है। थोड़ा सा उदाहरण उनका मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा जिससे आप उनकी बात को समझ सकेंगे कि किस तरह से वो मध्ययुगीन धारणाओं से अलग एक नई तरह की धारणा पेश कर रहे थे। उनका उदाहरण है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। यमुना के किनारे के केली कौतूहल का अद्भुत अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न प्रक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहली बुझाने की। आप देखेंगे कि ये दोनों बातें जो है वो मध्ययुगीन साहित्य की विशेषता है। स्वकीया और प्रक्रिया पर जो साहित्य, श्रृंगारपरक साहित्य लिखा जाता था, द्विवेदी जी कहते हैं कि अब उस पर साहित्य लिखने की जरूरत नहीं है। अब साहित्य के विषय क्या हो सकते हैं, तो उनके अनुसार साहित्य के विषय जो है ये संपूर्ण सृष्टि जो है साहित्य का विषय है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर साहित्य नहीं लिखा जा सकता। इसे वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कहते हैं, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीव, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। सभी से उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। आप देखेंगे कि प्रकृति का उदाहरण देते हैं वो कि ये संपूर्ण प्रकृति जो है उस प्रकृति पर भी कविता हो सकती है, समुद्र पर कविता हो सकती है और एक छोटी सी बूंद पर भी। आप जानते हैं अगे ने एक बूंद सहसा उछली नामक कविता पानी की एक बूंद पर ही लिखी थी, और इसी तरह से समुद्र पर कविता लिखी जा सकती है, इसी तरह से पर्वत पर कविता लिखी जा सकती है, इसी तरह से प्रकृति पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य राजा से लेकर रंग तक सब पर कविता लिखी जा सकती है। तो कविता का ये जो संसार है, ये कविता का संसार एक तरह से आधुनिक चेतना से पैदा हुआ है। यहाँ अब कविता में विषय की कोई कमी नहीं है, विषय का कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी भी विषय पर
कविता लिख सकते हैं। जब हम कविता की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कविता विषयक अपनी बातें कही है, लेकिन ये कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं पर भी उसी तरह से लागू होती है। वो आप किसी भी विषय पर साहित्य लिख सकते हैं। और ये ध्यान दें कि द्विवेदी युग में हर तरह के विषय पर साहित्य लिखने की शुरुआत हो गई थी, जो धीरे धीरे और समृद्ध होती रही। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह जो साहित्य की एक नई समझ पैदा हो रही थी, इस नई समझ को द्विवेदी जी अपने लेखन द्वारा उसे व्यक्त कर रहे थे। फिर प्रश्न आता है कि वो हिंदी के कवियों से क्या अपेक्षा करते थे। वो हिंदी कवियों से अपेक्षा करते थे कि वो लोगों की रुचि को ध्यान में रखकर कविता लिखे। मैं कह रहा हूँ कि वो जब कविता की बात करते हैं तो केवल कविता की बात नहीं कर रहे होते हैं, वो साहित्य की सभी विधाओं की बात कर रहे होते हैं। तो लोगों की रुचि को ध्यान में रख कर, और दूसरे वो साधारण लोग जो साहित्य के पाठक हो सकते हैं, उनका ध्यान रखकर वो किस तरह का साहित्य पसंद कर सकते हैं, उनको किस तरह की भाषा में साहित्य लिखा जाना चाहिए, वो ध्यान में रखकर साहित्य लिखा जाना चाहिए, कविता लिखी जानी चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए कि उनकी चेतना का विकास किस स्तर का है। और जब वो आपके साहित्य में रुचि लेने लगे, जब वो आपके साहित्य में आनंद प्राप्त करने लगे, तो फिर उनको धीरे धीरे नए नए विषयों की तरफ ले जाना चाहिए। नई नई जो है बातें उनको साहित्य के माध्यम से बतानी चाहिए, उनका शब्द भंडार बढ़ाना चाहिए, उनके विचार जो है, नए विचार उनके सामने पेश करना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो ये मानते हैं कि हमेशा सामान्य लोगों को, आम आदमी को ध्यान में रखकर साहित्य की रचना करनी चाहिए, और आम आदमी की चेतना का स्तर कहाँ तक पहुँचा है उसको ध्यान में रखकर करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आम आदमी की उस चेतना की जो स्तर है, उसकी समझ का जो स्तर है, उस तक लेखक अपने को बंधा हुआ ना महसूस करे, बल्कि वह उसकी उस चेतना का एक तरह से विकास करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक कविता के संदर्भ में उनकी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी बात वो कहते हैं कि कविता जो है उसमें कविता में बहुत कुछ ऐसा होता है, केवल यथार्थ कविता में व्यक्त नहीं होता है, यथार्थ के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी व्यक्त होती है जो अयथार्थ होती है, जिसे वो कहते हैं कि झूठ का अंश भी रहता है। लेकिन मुख्य मकसद ये होता है लोगों तक ऐसी बात पहुंचाना जिससे कि उनकी चेतना का विस्तार हो, चेतना का विकास हो, और जो संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसको समझने की उसकी क्षमता बढ़े। लेकिन आप देखेंगे कि कुल मिलाकर उन्होंने जो साहित्य के बारे में बातें कही है, वो कुल मिलाकर यथार्थ का निषेध उसमें नहीं है। वो यथार्थ को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि यथार्थ के साथ साथ कुल मिलाकर साहित्य को इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे कि लोग उसे समझ सके। अंतिम बात जो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता और पद्य के बीच में अंतर किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हर पद्य रचना कविता नहीं होती। पद्य क्या है? उनके अनुसार पद्य मतलब है जो रचना छंदबद्ध है, जो पद्य में लिखी गई है, जो गद्य नहीं है, वो पद्य है। लेकिन वो पद्य हो जाने से कविता नहीं हो जाती। यानी कि आपने छंदों का पूरा उपयोग किया है सावधानी से और छंदबद्ध हो गया है, लेकिन उसमें कुछ भी नवीनता नहीं है, उसमें रचनात्मकता नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कविता के प्रेमी को आकृष्ट कर सके, तो वो कविता नहीं बनती। दूसरी उनका यह भी कहना है कि यहाँ तक कि कविता गद्य में भी हो सकती है, यानी कि छंदबद्ध होना भी जरूरी नहीं है। आप देखेंगे कि द्विवेदी युग तक छंद मुक्त कविता लिखी जानी शुरू नहीं हुई थी। वो 1917-18 में
छायावाद के जब कवि सामने आ रहे थे, निराला जैसे कवि, तो उन्होंने छंद मुक्त कविता लिखने की शुरुआत की थी। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी एक तरह से उन्होंने ये सिद्धांत पेश कर दिया था कि कविता जो है गद्य में भी हो सकती है, उसे पद्य में होना जरूरी नहीं है। अगर पद्य में भी है तो उसे कविता होना जरूरी है। केवल पद्य होने से, केवल छंदबद्ध होने से, केवल वो कविता का ढांचा होने से कोई कविता नहीं बनती है, उसकी आत्मा भी कविता की होनी चाहिए। और इस दृष्टि से जो है वो उनकी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंतिम बात यह है, जहाँ से शुरू किया था, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी गद्य की भाषा और पद्य की भाषा, काव्य की भाषा और गद्य साहित्य की भाषा वो एक ही मानते थे और वो एक ही होनी चाहिए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक तरह से इसे स्थापित कर दिया था। तो ये थे उनके साहित्यिक आदर्श। नमस्कार।